अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम गुलाम असगर है और आज हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका लेक्चर नंबर 5 है। आपको पता है कि लेक्चर नंबर 4 में मैंने इन्वेस्टर गाइड को स्टार्ट किया था। मैंने कहा था ये आपकी आउटलाइन में रिकमेंडेड बुक्स में है। इससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी मिलती हैं और आपके पाकिस्तान में जो आप बुक में पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी आपको मिलती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेस्टर गाइड का वॉल्यूम 1 पढ़ा था। अब हम कुछ ऐसी टर्म्स देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में यूज़ होती हैं, तो ताकि वो आपको पढ़ाई जा सकें और आप जब न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, बिज़नेस रिकॉर्डर में जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आ सके कि इस टर्म का मतलब क्या है और वो नॉलेज जो है वो आपके लिए यूज़फुल बनाया जा सके। जी देखते हैं जी वो टर्म्स कौन कौन सी हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस भी देखते हैं साथ साथ। सबसे पहली टर्म है बेयर। ये दरअसल बुल्स एंड बेयर्स का कॉन्सेप्ट है। बेयर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो ये एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट जो है ये फॉल कर रही है, ठीक है, और ये फेलिंग की तरफ जा रही है, मार्केट गिर रही है, प्राइसेस डाउन जा रही हैं, तो इस होप में कि इसकी प्राइसेस डाउन जाने वाली हैं वो अपनी सिक्योरिटी को सेल कर देते हैं ताकि जब ये डाउन जाएंगे तब हम इन्हें रीपरचेज़ कर लेंगे। अब देखिएगा कि बुल्स एंड बेयर्स में दोनों तरह के इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। ये है पेसिमिस्टिक वाले इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और वो रूमर्स पर बिलीव करते हैं। उन पर बिलीव करते हुए वो क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को सेल आउट कर देंगे इस डर के साथ कि जो मार्केट की प्राइस है सिक्योरिटी की वो डाउन जाने वाली है। दूसरी चीज़ है ब्लू चिप। ब्लू चिप से मुराद वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं जिसकी कंपनी की हिस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि ब्लू चिप्स बॉन्ड्स थे, ऐसे बॉन्ड्स जिनकी प्राइसेस बहुत हाई रखी जाती हैं क्योंकि उनके बैक एंड पे जो कंपनीज़ हैं वो इतनी उनकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है कि वो उसकी प्राइस इजीली पे कर सकती हैं, ठीक है। थर्ड टर्म है जी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आपको पता है कि फ़िक्स्ड इनकम होती है, ठीक है, आपका कूपन रेट होता है। बॉन्ड्स की डेफिनेशन भी यही की जाती है कि बॉन्ड इज़ अ पीस ऑफ पेपर कि जिसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी हो, उसके ऊपर टाइम पीरियड लिखा हो, उसका मैच्योरिटी डेट मेंशन हो, साथ में उसमें कूपन रेट लिखे हों। कूपन रेट क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कहलाता है जो कि आपको एनुअली या सेमी एनुअली या जिस तरह से भी उन्होंने पेमेंट करनी है वो मेंशन होती है, उसकी फेस वैल्यू भी मेंशन होती है। जी आपकी नेक्स्ट है बुल। मैंने आपको बताया था कि बुल्स एंड बेयर्स दोनों की जो टर्म्स हैं ये कंट्राडिक्टरी हैं। बेयर में आपने देखा कि वो एंटिसिपेट कर रहा था कि मार्केट जो है वो फेल हो रही है, फॉलिंग की तरफ जा रही है, प्राइसेस रिड्यूस होने वाली हैं, तो वो अपनी क्या करता था, शेयर्स को बेच डालता था। अब देखते हैं जी बुल वाले क्या करते हैं। बुल वाले ये कहते हैं कि मार्केट बढ़ने वाली है, मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस हाई होने वाली हैं, तो वो क्या करते हैं कि अभी क्योंकि प्राइसेस लो हैं अभी हम सिक्योरिटी परचेज़ कर लेते हैं, जैसे ही प्राइसेस हाई जाएंगी हम इस सिक्योरिटीज़ को सेल कर डालेंगे। तो ये बुल्स एंड बेयर्स का कॉन्सेप्ट है। अब ये बुल्स वाले हैं, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, अपने नॉलेज पे बिलीव करते हैं और उस पे बिलीव करते हुए अपने नॉलेज पे सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, परचेज़ कर लेते हैं ताकि बाद में उन्हें बेचा जा सके। कैपिटल गेन टैक्स। सबसे पहले आपको कैपिटल गेन तो मालूम है कि जो शेयर की सेलिंग एंड परचेज प्राइस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कैपिटल गेन कहा जाता है। अब कैपिटल गेन पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। कब? जब आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी या फिर आप अपनी सिक्योरिटी सेल करेंगे। ऐसा क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं किसी भी कॉरपोरेशन में डबल टैक्सेशन होती है। डबल टैक्सेशन कैसे होती है? पहला टैक्स लगता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट पर वो 37% या 40% जो है टैक्स पे करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और जब उस कंपनी के प्रॉफिट जो टैक्स हो चुका है उसका पोर्शन जो डिविडेंड्स के तौर पर ओनर्स में डिवाइड किया जाता है उस पे भी टैक्स होता है। फिर जब आप इस कंपनी के सिक्योरिटी को सेल आउट करते हैं और सेल आउट करने से जो कैपिटल गेन कमाते हैं इस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि डिविडेंड निकलवाते नहीं हैं एक ही वक्त, जब वो अपनी सिक्योरिटी को सेल करते हैं फिर उससे जो भी एप्रिसिएशन हासिल हो उस पर वो टैक्स पे कर देते हैं। इसे कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट टर्म है जी कैरी ओवर ट्रेड्स। कैरी ओवर ट्रेड्स में वो कहता है कि इक्विटी रीपरचेज ट्रांजैक्शंस, इक्विटी रीपरचेज ट्रांजैक्शंस या फिर नाउन एज बदला।
these are established form of transaction used in stock market for the temporary financing of trades by speculators and jobbers। देखें, कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, अभी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे अभी फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है, ऐसे स्टॉक्स इशू करती है जिनमें ये शर्त रखी जाती है कि उन्हें रीपरचेज़ कर लिया जाएगा। इन्हें कहा जाता है कॉलेबल स्टॉक्स, कॉलेबल शेयर्स भी कहा जाता है, कि जैसे ही कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई, कंपनी के पास फंड्स मेंटेन हुए, कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को वापस ख़रीद लेगी। थर्ड, उसके बाद ऑब्वियसली इनमें प्राइसेस में फ़र्क होता है कि जब वो सेल किए जाते हैं तो प्राइस कम होती है, क्योंकि इसे रीपरचेज़ करी, कंपनी रीपरचेज़ करी है तो उसकी प्राइस जो है वो बारगेन के ज़रिए सेट होती है, डिमांड एंड सप्लाईज़ के ज़रिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी आपका डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता है कि कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि ये डिसीजन लिया जाए कि वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाएगा, उसे कहा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड को एक्चुअली इसे परसेंटेज टू द पेड अप कैपिटल भी इसे डिवाइड किया जाता है, या फिर पर शेयर, रुपी पर शेयर के तौर पर डिवाइड किया जाता है। जैसे हम 1 रुपया पर शेयर देंगे या 3 रुपये पर शेयर देंगे, इस तरह से भी डिवाइड किया जाता है। या फिर पेड अप कैपिटल अगर 30 लाख का है तो उसकी परसेंटेज के 10% ऑफ 10% ऑफ पेड अप कैपिटल हम उसे क्या करेंगे, डिविडेंड के तौर पर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है जी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर एक रेशियो है, ये रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज़ में आती है, आप इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। ये इंडिकेट क्या करती है, इंडिकेट करती है जी, ये मालूम की जाती है डिवाइडिंग द अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। यानी EPS शो करती है एक शेयर पर आप कितना अर्न कर रहे हैं। ये कैसे मालूम की जाएगी, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। अब है इक्विटी। इक्विटी आपको पता है ओनर्स इंटरेस्ट इन द कंपनीज कैपिटल, के ओनर किसी पर्सन ने कंपनी के कैपिटल का जो पोर्शन ख़रीद रखा है उससे इक्विटी कहते हैं। यूजुअली हम उसे कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। तो फिर शेयर्स का जो मजमूआ है वो स्टॉक कहलाता है या फिर इक्विटी कहलाता है। अब आ जाते हैं फ्लोटेशन पर। फ्लोटेशन किसे कहते हैं, फ्लोटेशन उस ओकेजन को कहते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स ऑफ़र करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए, पहले वो IPOs के ज़रिए स्टॉक इश्यूज़ कर देती है, फिर वो कंपनी लिस्ट हो जाते हैं, लिस्ट होते ही वो काउंटर पे शेयर सेल एंड परचेज़ के लिए आ जाते हैं। फिर है जी फंड मैनेजर। फंड मैनेजर एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज भी करती है। किस तरह से मैनेज करती है, ताकि वो मैक्सिमम कैपिटल कमा सके, मैक्सिमम कैपिटल ग्रोथ कमाई जा सके, इसे कहा जाता है फंड मैनेजर। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि फंड मैनेजर्स ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना उसे मेंटेन भी रखते हैं ताकि आपका मैक्सिमम फंड्स जो है मैक्सिमम रिटर्न्स कमाए जा सकें जी। नेक्स्ट है जी IPOs इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब कंपनी सबसे फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को, उसे IPOs बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स बोला जाता है। नेक्स्ट है जी इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। इलीगल क्यों है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते किसे हैं, शेयर्स की सेल एंड परचेज उस पर्सन से, वो पर्सन जिसके पास कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन मौजूद। देखें, आपके पास कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन मौजूद हो और आप उसे यूज़ कर लें मार्केट के अंदर, आपको पता हो कि कंपनी कुछ नया प्लांट लगाने वाली है और उस प्लांट की जब इंफॉर्मेशन मार्केट में जाएगी तो आपकी प्राइस जो है ऑटोमेटिक अप चली जाएगी। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है क्योंकि आप कंपनी के वर्कर हैं। अगर आप कंपनी की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, इंटरनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए प्रॉफिट कमाते हैं तो वो इलीगल होगा। अक्सर जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो इसी तरह से पैसे कमाते हैं, या फिर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, फिर कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, क्योंकि डायरेक्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कंपनी के पास और कंपनी के सारे डिसीजन मेकिंग उन्हीं के हाथ में होती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना कमा सकें, इसलिए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि वो मज़ीद कोई शेयर्स परचेज़ नहीं करेंगे, ना ही वो लीक कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़। ऐसी कंपनीज़ जो शेयर्स इशू करती हैं और उस कैपिटल को यूज़ करती हैं दूसरे शेयर्स को ख़रीदने के लिए। देखें, इसका मतलब क्या है कहने का,
बहुत सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ आपको मुल्तान में भी मिल जाएंगी। आप इंडिविजुअली क्योंकि इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो आप इनके थ्रू करवाते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ नहीं, यही बैंक वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें आपका यूबीएल बैंक है, एचबीएल बैंक है, ये अक्सर बैंक इसमें शामिल हैं, जो कि आपके बिहाफ पर इन कंपनीज़ के शेयर्स को परचेज़ भी करते हैं और उनका डिविडेंड भी कलेक्ट करके आपको सेंड करते हैं। लॉन्ग पोजीशन से मुराद कि जब भी कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी की सिक्योरिटी ख़रीदता है तो उसे हम कहते हैं जी लॉन्ग पोजीशन इन द कंपनीज शेयर्स। मसलन आपको एग्जांपल के तौर पर अगर आपने पीटीसीएल के शेयर्स ख़रीदे हैं तो उस पीटीसीएल के शेयर जिसने ख़रीदे हैं हम उसे कहेंगे कि लॉन्ग पीटीसीएल, या कहेंगे कि लॉन्ग पोजीशन इन पीटीसीएल। अब जब आपकी लॉन्ग पोजीशन है किसी पीटीसीएल के या किसी भी कंपनी के शेयर्स के अंदर, तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कंपनी की शेयर के प्राइसेस अप जाने चाहिए ताकि आप उससे कैपिटल गेन कमा सकें। जी नेक्स्ट है जी मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये एक बेसिकली फार्मूला होता है, वैल्यू होती है। कैसे कैलकुलेट की जाती है? कंपनी का टोटल इक्विटी कैपिटल लेकर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है करंट मार्केट प्राइस से। मतलब अगर नेस्ले की कंपनी है और उसकी कंपनी में टोटल 1 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर की प्राइस जो है वो 20 रुपये है, तो टोटल का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो जाएगी? 2 करोड़। अब आ जाते हैं नॉमिनी के ऊपर। नॉमिनी जो है एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है या कंपनी को कहा जाता है जो सिक्योरिटीज़ को होल्ड पे रखती है। क्यों होल्ड पे रखती है? ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है, लेकिन वो ओनर नहीं होती। लेकिन अपने ब्रोकर को मैं ये कहता हूँ कि अगर नेस्ले कंपनी के शेयर्स इशू किए जाएं तो आप मेरे बिहाफ पर उसकी सेल एंड परचेज़ कर लीजिएगा। अब वो उसे होल्ड करके रखता है लेकिन उसका ओनर नहीं होता, ओनर मैं ही हूँगा। ऑप्शन जो है ये आपको राइट देता है किसी भी सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज़ करने का, ताकि आप अपनी सिक्योरिटी को सेल कर सकें या परचेज़ कर सकें on a specific time period on a specific price, fixed price। ठीक है, दोनों चीज़ें स्पेसिफिक हैं, आपकी प्राइस भी और आपका पीरियड भी, टाइम पीरियड भी। जी नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स किसे कहते हैं? आपको पता है कॉमन शेयर्स हैं, ठीक है, कॉमन फॉर्म ऑफ शेयर्स है। ओनर्स ख़रीदते हैं इसे और उनका कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा होता है। फिर उनके पास क्या होता है कि डिविडेंड रिसीव करते हैं या कैपिटल गेन भी हासिल कर लेते हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। फिर है पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी आप मुख्तलिफ सेक्टर्स और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं शेयर्स को और उनका कम्बिनेशन बना के एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि आप रिस्क को कम से कम कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। जी प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जो न्यू शेयर्स को इशू करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनमें बैंक्स शामिल हैं। ठीक है, आपके बैंक्स क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू करते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें शेयर्स की सेल एंड परचेज़ की जाती है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं? कि स्टेट ओन्ड कंपनी हो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी जाए। आपको पता है कि आपकी पीआईए एक स्टेट ओन्ड कंपनी थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी, लेकिन उसके शेयर्स जो 30% ऑफ द कंपनी है इसे सेल आउट किया जा रहा है, इसके शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल किए जा रहे हैं। आपकी स्टील मिल थी वो भी पब्लिक में सेल की जा रही है। आपकी जो खाद फैक्ट्री थी जो मुशर्रफ साहब ने 14 अरब की बेची थी फैसल मुख्तार को, वो भी एक गवर्नमेंट की कंपनी थी जिसे उन्होंने पब्लिक को सेल कर दिया। प्राइवेट कंपनी जिसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करना। आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब का जो 1991 के बाद वाला जो टाइम पीरियड है उसे प्राइवेटाइजेशन का पीरियड कहा जाता है, और जो भुट्टो साहब का था उसे नेशनलाइजेशन का पीरियड कहा जाता है, क्योंकि भुट्टो साहब ने जितने भी बैंक्स थे जो प्राइवेट थे उन्हें परचेज़ करना शुरू किया था। उनका कहना ये था कि ये गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए इन बैंक्स को, ताकि एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी रहे, एम्प्लॉयज़ को जॉब की सिक्योरिटी रहे, उनको उनके रिटायरमेंट प्लान्स की सिक्योरिटी रहे। ठीक है, जबकि नवाज शरीफ साहब ने फिर इन्हें सेल आउट करना शुरू कर दिया। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसके शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को सेल आउट नहीं किए जाते, बल्कि स्पेसिफिक ग्रुप्स, फैमिलीज़, मेंबर्स, फ्रेंड्स, उनको इशू किए जाते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं और ओपन मार्केट में उसकी सेल एंड परचेज़ की जाती है, लेकिन उसके जो शेयर्स हैं, कैपिटल के शेयर्स हैं,
वो जितनी आपने स्टैट्यूटरी मिनिमम से लेस ही होने चाहिए, जितने आपने उससे अप्रूव करवाए हैं उससे ज़्यादा आप उसे इशू नहीं कर सकते। राइट इशू से मुराद कि जब भी कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू करेगी तो अपने शेयर होल्डर्स को पहले राइट देती है कि अगर वो उन्हें परचेज़ करना चाहें तो उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी आप 10 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर्स की ब्रॉड टर्म को सिक्योरिटी कहा जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, किसी भी किस्म का फॉर्म ऑफ पेपर इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, आपको पता है बॉन्ड्स की डेफिनेशन भी यही की जाती है, पीस ऑफ पेपर, ठीक है, वेयर फेस वैल्यू इज़ रिटर्न एट अ कूपन रेट एट द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू भी लिखी जाती है, मेच्योरिटी की कीमत मेच्योरिटी का टाइम पीरियड भी लिखा जाता है। इनको मार्केट का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। जी, सेटलमेंट कहते हैं कि जब डील हो जाती है कि हम इतने शेयर्स परचेज़ करेंगे तो सेटलमेंट कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम सेलर टू बायर, और फिर अरेंजमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी के पैसों के एक्सचेंज करने की वो भी अरेंजमेंट करना, इसे क्या कहा जाता है, सेटलमेंट कहा जाता है। शॉर्ट सेलिंग आई डिडेंट कन्फर्म दैट इट इज़ लीगल और इलीगल, बट शॉर्ट सेलिंग कहते हैं ये अक्सर ब्रोकर्स करते हैं शॉर्ट सेलिंग। देखें, आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, अब आप तो घर बैठे हैं, आपका ब्रोकर जो है आपके बिहाफ पे डील कर रहा है। अब आपने जनरल नॉलेज नहीं रखा कि शेयर की प्राइस अप जाने वाली है या लो जाने वाली है, तो वो ब्रोकर्स क्या करते हैं कि जब उन्हें ये लगता है कि प्राइस रिड्यूस होने वाली है तो वो उन शेयर्स को सेल कर देते हैं, और जब उनकी प्राइस रिड्यूस होती है तो उन्हें वो शेयर्स को वापस परचेज़ कर लेते हैं। तो जो उनकी प्राइसेस का डिफरेंस आता है वो उसको प्रॉफिट के तौर पर यूज़ करते हैं और उसे कमा लेते हैं। इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। ये अक्सर ब्रोकर्स ही करते हैं। जनरल पब्लिक के पास क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन और वो एक्टिव नहीं होते, इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकते। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है जी? मेंबर होता है जी स्टॉक एक्सचेंज का, और वो क्लाइंट्स को डील करता है, उनके शेयर्स एंड परचेज़ करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। इसकी टोटल 200 सीट्स होती हैं। हर सीट जो है वो अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ प्लस की है और इससे परचेज़ एंड सेल किया जा सकता है। उसके अलावा इनकी स्टॉक ब्रोकर्स की भी टाइप्स होती हैं कमीशन के लिहाज से। कुछ फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं, कुछ हाफ़ टाइम, ठीक है, कुछ सिर्फ कमीशन हाफ़ कमीशन ब्रोकर और कुछ सिंपल कमीशन के ब्रोकर्स होते हैं। यानी पहली टाइप जो है जिसमें फुल टाइम है वो आपको एडवाइस भी करेगा और आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बताएगा और आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करते हुए आपको रिटर्न्स कमा कर देगा। फिर है हाफ़ कमीशन, वो आपकी बिहाफ पर ट्रांजैक्शन तो करता है और आपको साथ में हल्की सी एडवाइसमेंट भी करता है। लेकिन थर्ड वन जो है वो सिंपल आपके ट्रांजैक्शन कर देगा लेकिन आपको एडवाइस नहीं करता। नेक्स्ट है जी स्टॉक मार्केट। इसकी डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको वही मार्केट प्लेस जहाँ पर शेयर्स पब्लिकली सेल एंड परचेज किए जा सकें। फिर है यूनिट ट्रस्ट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स स्पेसिफाई नहीं होते और कंपनी जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज़ कर लेती है, फिर उन यूनिट्स को जनरल पब्लिक को सेल करती है जो उन्हें कलेक्टिवली परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। फिर यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड का दूसरा वर्ड जो है इसके लिए प्रॉफिट यूज़ किया जाता है, यानी कि एग्रीगेट रिटर्न अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट। डिविडेंड भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, या फिर अगर आपने लोन दिया है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो है कलेक्ट करके उसे यील्ड बोला जाता है। फिर है लिस्टेड कंपनी। हर वो कंपनी जो कि एडमिट होती है स्टॉक एक्सचेंज में उसे लिस्टेड कहते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो, अगेन ये प्रॉफिटेबिलिटी की मेजर्स हैं। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को मेजर करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी राइटली हो या रॉन्गली हो, जिसमें इन्वेस्टर जो है वो ये बिलीव कर ये कैलकुलेट करता है करंट शेयर के प्राइस को डिवाइड करता है अर्निंग पर शेयर से। उससे ये होता है कि उसका इन्वेस्टर का बिलीव है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो राइट है या रॉन्ग है। अब ये इन्वेस्टर, ये जो गाइड 1 था उसकी मैंने सारे टर्म्स डिस्कस की हैं। अब ये इन्वेस्टर गाइड 2 है, वॉल्यूम 2 है, इसे मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आज बस इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। देखते हैं जी इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट इक्विटीज़। वो कहता है कि आप सबसे पहले अपनी इवैल्यूएशन करें। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? आप सबसे पहले रिस्क को कैलकुलेट करें, फिर अपनी एबिलिटी को कैलकुलेट करें, जिससे आपको ये पता चले कि मार्केट अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है, तभी आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। फिर आप स्टॉक ब्रोकर जो है डू नॉट इन्वेस्ट एनी मनी विद द स्टॉक ब्रोकर। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर को फिक्स डिपॉजिट के तौर पर मनी ना दें, पैसे ना दें, ठीक है। आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको उसके ऊपर कमा कर देगा या फिर वो आपकी जो रकम है उसे लूज़ ना कर बैठे।
ठीक है। तीसरी बात, आपको ब्रोकर्स की और मार्केट की फ़ीस के बारे में और कमीशंस के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूर इफ़ेक्ट डालते हैं आपके रिटर्न्स के ऊपर। अब आपको ये हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी प्राइसेस अप जाने वाली हैं, डाउन जाने वाली है, मार्केट क्रैश करने वाली है। हाँ, एक्यूरेसी बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये है कि स्पेकुलेशन की जा सकती है। जो स्टॉक मार्केट है ये दो इमोशंस पर बेस करती है, एक ग्रीड है और एक फेयर है। ग्रीड में लोग लालच करते हैं, ठीक है, उसमें वो ऑप्टिमिस्टिक वाली बुल्स वाली बात आ जाती है, ठीक है, जिसमें लोग ये समझते हैं कि प्राइसेस हमेशा बढ़ने वाली हैं। दूसरी जो फेयर है वो आपका पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, और वो बेयर वाली बात आती है जिसमें वो लोग ये समझते हैं कि प्राइसेस गिरने वाली हैं और उन्हें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप जब ब्रोकर को सिलेक्ट करें तो हमेशा ख्याल रखें, आपकी लिस्ट जो है मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ब्रोकर्स की लिस्ट दी जाती है। ये आपका जो है डॉक्यूमेंट मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जूम मीटिंग हम करेंगे। थैंक यू सो मच।